गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत हैं फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता। अब जिनकी ये पंक्तियां हैं और जो इन पंक्तियों को चरितार्थ करते रहे हैं हमेशा हमेशा से, जावेद अख्तर हमारे साथ अब ई साहित्य में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है जावेद जी आपका। कैसे हैं आप? लॉकडाउन में कैसा चल रहा है आपका समय? ठीक चल रहा है। पढ़ता हूँ, कुछ लिख भी रहा हूँ, कुछ बहुत सारी फिल्में ये OTT पे देखता हूँ और कुछ बस ऐसे ही वक्त गुजर जाता है फोन करके लोगों को पूछ के वो सब ठीक है कि नहीं। लेकिन ये कि अब काफी दिन हो गए। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन में बाकियों का, आप बाकी तस्वीरें भी देख रहे होंगे, जो जिंदगी लोग उस जद्दोजहद में जुटे हैं, उसके बीच जिंदगी जिस तरीके से मत गई है, जिस तरह की हो गई है, एक साहित्यकार का दिल क्या कह रहा है उसके बारे में? नहीं, वो तो सही कह रही हैं आप। कभी कभी मैं कुछ मुझ में एक शर्मिंदगी भी होती है, मुझे एक गिल्ट की फीलिंग भी होती है और कहीं जिंदगी का और अपने समाज का, अपने देश का, अपने लोगों का शुक्रिया भी दिल में अदा करता हूँ कि मैं तो कितने आराम से हूँ, कितनी ठीक से रह रहा हूँ और कितने हमारे करोड़ों देशवासी हैं। इस पर बड़ी झंझट है, बहुत तकलीफ। मैं आपके बारे में कुछ पढ़ रही थी, मैंने पढ़ा कि आप जब आपके संघर्ष के समय में ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सब आसानी से मिल गया, वरना कोई सोचे कि मतलब आपके जो वालिद थे या फिर आप अब जो आपको देख रहा है, चाहे फरहान को देखे या शबाना जी को देखे या कैफी आजमी जी को सोचे, सबके बारे में सोच के कोई सोच नहीं सकता है कि जावेद जी ने भी इतना संघर्ष किया था। जो तकलीफें हो सकती हैं वो मैंने देखी हैं, और चाहे वो धरना होना हो कि कहीं रात को कहाँ सोएंगे नहीं मालूम, एक दिन 2 दिन नहीं बल्कि एक जमाने तक। दोपहर में खाना कहाँ मिलेगा, नाश्ता तो खैर भूली जाइए उसकी, तो वो तो निकल ही गया था मेन्यू में से कि खाना मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा वो भी नहीं पता था। बरसों तक ऐसा हाल है। लेकिन मैं उस पर कुछ बहुत उस पर इतराऊं ये भी ठीक नहीं है, इसलिए कि ये जो वो एक बड़ी अच्छी लाइन है फैज की के, इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी। इसका मतलब तब बड़ा हो जाता है ना जावेद जी, जब जैसे आज कोरोना के समय बहुत डिप्रेशन की भी बातें आप सुन रहे हो, खासकर जो यंगस्टर्स हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या अब आगे होगा, पता नहीं जिंदगी तो नहीं खत्म हो गई, वो बड़ा नेगेटिव थॉट्स, बहुत नकारात्मक सोच में आ रहे हैं। मैं इसीलिए इस चर्चा को छेड़ रही थी कि लोग ये भी समझें। मैं आपसे ये नहीं चाह रही हूँ कि आप बखान करें, बखान के तौर पर नहीं, बल्कि प्रेरणा के तौर पर मैं उन चीजों को कि आप चंद पैसों के साथ। जी जी जी। लेकिन मैं यही कहूंगा यंगर जनरेशन से या जो मिडिल एज लोग हैं उनसे भी कि आप पेसिमिस्ट मत होइए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जिंदगी जो है ये बड़ी जिंदा चीज है। कहिए ये फिर उठेगी, फिर ठीक होगी, फिर ये जो धूल लगी है बदन पे झाड़ के फिर चल पड़ेगी, फिर उसमें सारी वही खुशियां, कामयाबियां, हैरतें, रिश्ते, दोस्तियां, मोहब्बतें सब वापस आ जाए। जावेद जी, आपकी सोच बहुत स्पष्ट रहती है, साफ रहती है और बहुत सटीक रहती है। आप जब फिल्मों के लिए लिखते हुए सीन की डिमांड पर कितना लिखते थे और उसमें जावेद अख्तर कितना होते थे? देखिए, दोनों ही बात है। एक बात तो ये है कि जब हम फर्ज कर लिए मैं एक कहानी लिख रहा हूँ या डायलॉग लिख रहा हूँ, अलग अलग काम है ये, तो मैं डायलॉग की मिसाल लेता हूँ। मैं डायलॉग लिख रहा हूँ तो अगर मैं एक जालिम आदमी के डायलॉग लिख रहा हूँ तो मेरा ये फर्ज है कि मैं उस जालिम आदमी की तरह सोचूं कि ये आदमी कैसे बात करेगा। जैसे एक्टर करता है एक्टिंग, कि अगर आप उसे एक विलन का रोल देते हैं तो विलन की तरह करता है, हीरो का रोल देते हैं तो हीरो की तरह करता है, एक बहुत शरीफ और नेक आदमी का रोल देते हैं तो वैसे करता है, एक बदमाश आदमी का रोल करता है वैसे करता है। उसी तरह जो राइटर है वो भी एक गवर्नमेंट एक्टर है, वो अलग अलग कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करता है कि ये आदमी का जो मेंटेलिटी है, ये इसकी जो साइकोलॉजी है, इसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है या इसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, यह आदमी ऐसे समय में किस तरह से बात करेगा, क्या कहेगा, तो आप उसके लिखते हैं। अब वो डायलॉग जो है वो आपका नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, वो उस आदमी का होना चाहिए जिसके लिए आप लिख रहे हैं। पर इतने लंबे सफर में कोई एक ऐसा कैरेक्टर जिसके लिए लिखते हुए आपको बहुत अच्छा लगा कि जैसे शायद मैं भी बोलता इस स्थिति में तो मैं ऐसे ही बोल रहा होता?
अरे वो तो सारे हीरोज के डायलॉग ऐसे ही होते हैं, हम सब तभी तो हीरो होते हैं। हम लोग हॉल में भी बैठ के सुनते हैं तो हम कहते हैं मैं भी ऐसे ही बोलता, काश मैं ऐसा बोलता। और एक्चुअली फैक्ट ये है कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता था, इसलिए मुझे हीरो लग रहा। अगर मैं भी बोल सकता ऐसा तो फिर ये हीरो कैसा? लेकिन कुछ कैरेक्टर्स होते पर हैं आप जिनसे जब आप फिल्मों की तरफ आकर्षित हुए थे तो क्या आप एक राइटर ही बनने के लिए हुए थे या हीरो बनने के लिए अरे हुए थे? नहीं क्योंकि नहीं नहीं, शुरुआत में तो अरे इंसान को यही लगता है ना कि फिल्मी पर्दे पर, बिल्कुल और आपकी बिल्कुल उम्र पर निर्भर करता है कि कब आपने सोचा कि बिल्कुल मैं फिल्मों में आऊं। बिल्कुल। मैं जब फिल्मों में आया था तो मुझे बिल्कुल नहीं ख्याल था कि मैं राइटर। मैं तो ग्रेजुएशन के बाद ये बिल्कुल क्लियर कट मेरा प्लान था कि मैं आके यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर बनूंगा, और अगर हो सके तो गुरुदत्त जी। मैं उनका बहुत फैन था और अभी भी। अच्छा। इत्तेफाक की बात कि जब मैं आया तो हाँ। उसके कोई 8-10 दिन के अंदर उनकी डेथ ही हो गई, तो उनसे तो मैं कभी मिल भी नहीं पाया। लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर जरूर बन गया। बाद में कमाल अब्रोही साहब था, फिर उसके बाद ब्रिज सदारा साहब था। और यही सोच के बना था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा। लेकिन हुआ ये कि जहां मैं जैसे ब्रिज साहब के साथ काम कर रहा था, कहीं काम, तो कोई सीन कभी गड़बड़ होता था, सेट पे आता था। और उस जमाने में तो सेट पे आया करते थे तीन, पूरी स्क्रिप्ट हार्ड बाउंड तो होती नहीं थी किसी के पास। तो कुछ डायरेक्टर ना खुश होते तो मैं अपनी खिदमत पेश कर देता, सर मैं कहिए मैं कुछ कर दूं। हाँ करो भाई। तो जब मैं उसे ठीक करता था, अरे भाई तुम लिखा करो, तुम तो अच्छे राइटर हो। तो धीरे धीरे करके हुआ ये कि एक पिक्चर थी सरहदी लुटेरा, जिसमें मैं 100 रुपए महीना पे असिस्टेंट था, और उसमें उसी 100 रुपए महीना में फिर डायलॉग भी लिख रहा था। तो वहां सब लोगों ने मेरी बड़ी तारीफ की। स्टंट फिल्म थी बिल्कुल, उसमें डायलॉग वगैरह क्या होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत तारीफ की। और उस फिल्म में जो लीडिंग रोमांटिक लीड थी वो थे सलीम साहब एज एन एक्टर। वहां हम दोनों की मुलाकात हुई, दोस्ती हो गई, और उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा। इनकरेज किया कि भाई आप अच्छा। राइटर बनिए, आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं और डायलॉग तो आपकी फोटे है, आपको करना ही चाहिए। तो इस तरह से फिर आगे जाके हम दोनों साथ में हो गए। नहीं, पर निकले तो प्रोफेशनली चलिए डायरेक्टर बनने आप, जावेद साहब। जी हाँ, लेकिन जी हाँ, जब जी। पहली बार आपने सोचा कि कुछ मन में ख्याल आ रहा है, कुछ पंक्तियां लिख लूं, कुछ पंक्तियां लिख लूं, तो वो आप अपनी ऑफिशियल पहली राइटिंग किस चीज को मानते हैं कि पहली बार मैंने ये शेर लिखा, ये नज्म लिखी, ये गजल लिखा? ओह, जी जी जी। एक्चुअली जहाँ मैं पैदा हुआ था, जिस घराने में, वहाँ चारों तरफ शायरी ही शायरी थी। मेरे बाप और मेरे मामा, मामू, मजाज और जानिसार अख्तर, ये दोनों बहुत बड़े शायर, बहुत ही बड़े शायर थे, ऑल इंडिया फेम। मजाज तो एक सुपरस्टार थे अपने समय। तो उनकी वजह से बाकी भी जी। जितने शायर थे बड़े बड़े, इन सबको मैंने बचपन से ही देखा है और बचपन में सुना है। 12, 13, 14 साल की उम्र में मुझे तो हजारों शेर याद थे। 15, 16 साल की उम्र तक लाख से ऊपर हो गए होंगे। आज भी मैं आप किसी दिन मिले हैं हम, तो मैं आपको दूसरों की, अपनी नहीं, दूसरों की पोइट्री हाँ। 5-6 घंटे तो सुना सकता हूँ, इतना मुझे याद है। लेकिन मैंने खुद शायरी कभी नहीं की थी। मैंने अच्छा। पोइट्री लिखना उस उम्र में शुरू की जिस उम्र में आमतौर से लोग पोइट्री लिखना छोड़ देते हैं। इट वाज एज लेट। मैं थे मेरे ख्याल से 32-33 साल का था जब मैंने पहली बार शेर लिखा। लेकिन जावेद जी देखिए ना, बातों का सिलसिला ऐसे चल निकला है तो मुझे तो लग रहा है कि बात करती जाऊं, लेकिन चूंकि समय की सीमा हर जगह होती है, अगर मैं आपसे ये गुजारिश कर सकूं, आपने कहा कि मैं अपनी अपनी पंक्तियां नहीं याद रखता हूं, नहीं सुन, लेकिन फिर भी आपको जो भी याद हो, या इस समय काल में अगर आपने पिछले 60 दिनों में, जब से हम सब लॉकडाउन में बंद हैं सारे लोग, और ये अच्छी भी चीज़ है कि लोगों को घर में रहकर अनुशासन का पालन करना चाहिए, अगर उस समय कुछ आपकी कलम से निकला हो या कोई भी पंक्ति अगर आप अभी कहना चाहें। चलिए मैं आपको कहता हूँ, जो अभी तो नहीं लिखी, मैंने कुछ दिनों पहले लिखी थी। लेकिन है क्या कि आपने क्योंकि पुराने और बचपन उसकी बात की, मैं एक लिखी थी मैंने एक, अब पता नहीं वो गजल है नज्म है, जो बचपन के बारे में थी, जो आपका मेरा हम सबका है, जिसकी अब याद आती है कभी कभी। और आजकल तो ज्यादा देख लिए कि बाहर निकलने की जगह ही नहीं है, तो जब बाहर नहीं निकल सकते तो अंदर ही जा सकते हैं। तो अंदर वो बचपन भी है, अंदर कहीं छुपा हुआ। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। एक के दिन जब अपनों ने भी हमसे नाता तोड़ लिया। एक के दिन
जब अपनों ने भी हमसे नाता तोड़ लिया। एक वो दिन जब पेड़ की शाखें बोझ हमारा सहती थी। एक ये दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती हैं। एक ये दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती हैं। एक वो दिन जब आओ खेले सारी गलियां कहती थी। एक ये दिन जब जागी रातें दीवारों को तकती हैं। एक ये दिन जब जागी रातें दीवारों को तकती हैं। एक वो दिन जब शामों की भी पलकें बोझल रहती थी। एक ये दिन जब जहन में सारी चालाकी की बातें हैं। एक ये दिन जब जहन में सारी चालाकी की बातें हैं। एक वो दिन जब दिल में भोली भाली बातें रहती थी। एक वो दिन जब दिल में भोली भाली बातें रहती थी। एक ये दिन जब लाखों गम और काल पड़ा है आंसू का। एक ये दिन जब लाखों गम और काल पड़ा है आंसू का। एक वो दिन जब एक जरा सी बात पे नदियां बहती थी। एक वो दिन जब एक जरा सी बात पे नदियां बहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, ई साहित्य के इस मंच पर हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।